हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर। बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 19, तो 2019 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे भी, और अभी भी जो है अगस्त 2023 में भी आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब सारे आंसर्स हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की डेवलपमेंट का, भाषा के विकास का सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, कौन सा पीरियड वो होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है सबसे तेज़ी से अपनी लैंग्वेज की डेवलपमेंट उसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दी गई कौन सी एक स्टेजेस में से आता है? तो उन्होंने 6 स्टेजेस जो हमें दी थी, उसमें से एक स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें जो है बच्चा जो है सोशल लॉ ऑर्डर को ही इम्पॉर्टेंट मानता है। वो क्राइम, अगर कोई क्राइम किया है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो वो उसको नहीं देखता है, सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो है वो पियाजे के थ्रू दी गई थी। एंड जो नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियॉरिटी, ये दी थी हमारी एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, तो ये हमारे इसके आंसर, अगर आगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो हम यहाँ से उनको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। एक क्लासरूम डिस्कशन के दौरान जो है टीचर ज़्यादा अटेंशन बॉयज़ को देती है गर्ल्स के बजाय। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये जो चीज़ है जो बॉयज़ को अटेंशन देने वाली है, तो ये क्या शो कर रही है, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये सीधा सीधा एक पक्षपात हो रहा है, जेंडर बायस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। Question number 4, which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? तो बेसिकली इसमें हम जो है अगर जेंडर बेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट एक अच्छी स्ट्रेटेजी के रूप में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रंस एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। मतलब इनमें से कौन से वैज्ञानिक जो है बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, जो कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया, जिन्होंने जो है सोशल और कल्चरल के बारे में बात किया? तो ये एक ही है जो है हमारे लेव वाइगॉत्स्की, एल वाइगॉत्स्की जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने जो है सोशल से कनेक्ट करके बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे की जो बुद्धि है, सभी चीज़ों को जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करके बताया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाइल वर्किंग ऑन अ जिग्सो पजल ईयर्स 5-year-old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one, that would go here and make this shoe. दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रेफर्ड। मतलब एक लड़की है जो अपने 5 साल की है, जिसका नाम नाजमा है। वो अपने आप से ही खुद से बात कर रही है कि मेरा ब्लू पीस कहाँ पे है। वो नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो वो जो है वाइगॉत्स्की के किस तरह की बात, मतलब काइंड ऑफ टॉक, किस तरह की वो टॉक की बारे में बात कर रही हैं। तो इसमें आ जाएगा प्राइवेट स्पीच। तो जो वाइगॉत्स्की है उन्होंने प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पर बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को जब भी सपोर्ट की नीड होती है, जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो उसको हम कहते हैं स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग में क्या होता है? बच्चे को जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब MKO जो है मोर नॉलेजेबल अदर, उसको हेल्प प्रोवाइड कर देता है, जिस हेल्प से बच्चा जो है वो जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है उससे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला आ जाता है हमारा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये तो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाती है। कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है, बच्चा कंजर्वेशन सीखना शुरू होता है। तो यही हमारी जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की
जो है कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे ने इनमें से किस चीज़ के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के बारे में BF स्किनर ने बात की थी, ठीक है, यहाँ पे BF स्किनर ने इन्होंने बात की थी। कंडीशनिंग के बारे में हमारी पावलोव जी ने बात की थी, ठीक है, लेकिन जो है हमारी स्कीमास के बारे में पियाजे ने बात की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बच्चों को रैंक असाइन करना? बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बच्चों की जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में कन्फ्यूजन्स वगैरह को, उसकी बारे को क्लियर करना, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर स्कोर, स्कोर के अकॉर्डिंग लेबल करना? नहीं। पास और फेल करना रिपोर्ट कार्ड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक है? पहला, इंटेलिजेंस फिक्स्ड एबिलिटी है। बिल्कुल गलत है भाई, फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है ये, जो है ऐसा नहीं है कि बस जब पैदा हुए जब भी फिक्स हो गई, नहीं, ठीक है। सेकंड, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर, हम एक्यूरेटली मेजर वाली बात भी गलत है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू। इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर है, नहीं भाई, इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल ट्रेट में नहीं होता है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, यस, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, रूही, इसमें यहाँ पे देखो, रूही जो है ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। रूही हमेशा बहुत सारे सॉल्यूशन के बारे में सोचती है किसी भी ओरिजिनल सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो वो क्या है? क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है, या ईगोसेंट्रिक थिंकर है? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आंसर क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर जो अलग अलग चीज़ों से, एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़ों से सोच लेता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारे पास डाइवर्जेंट होता तो हम वो भी आंसर में टिक कर सकते थे। कन्वर्जेंट मतलब सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, जब आप एक ही पॉइंट पे आते हो वो होता है कन्वर्जेंट। रिजिड एक ही फिक्स के बारे में हम जब सोचते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। मान लो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब बच्चा जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन को स्कूल से निकल जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसकी सिचुएशन को एज इज रखना चाहिए, कुछ चेंज नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, उसकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब अपनी जो टीचर है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लेनी चाहिए उस बच्चे से कि भाई ये बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, अपनी टीचिंग को ही जो है, टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे ही विचार करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, ओकेजनली प्रिपेयर करना चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए, या बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे एक्टिवली प्रिपेयर करेगा टीचर, जब ही तो बच्चों की प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवली प्रिपेयर करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम क्या होती है? जब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। डिसलेक्सिया बेसिकली रिलेटेड टू रीडिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? रीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किया था, इन चारों में से वो कौन सा है? तो ये एक बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है डिसेबल्ड के टुवर्ड्स, नहीं भाई। एक राइट है ये बच्चों का कि उसमें जो है सभी बच्चों को, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, सब मिलके एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। अगर हम बात करते हैं संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? बेसिकली ये क्या है? ये रोड मेमोराइजेशन पे बेस है? बिल्कुल भी नहीं। रीइंफोर्समेंट नहीं। एक्वायर थ्रू कंडीशनिंग नहीं। सिर्फ जो है ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है मीनिंग मेकिंग, खुद से कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना। तो जो भी चीज़ें हैं किस पे फोकस करती है? मीनिंग मेकिंग पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेव थ्योरी जो है सहजानुभूत सिद्धांत,
ठीक है, उसमें जो है इनमें से कौन सा फिनोमिनल करेक्ट है बताना है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, टीचर के थ्रू इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत है। पनिश करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन वर्ड तो वैसे ही रॉन्ग है, ये भी गलत है। नेक्स्ट चैलेंज बाय प्रेजेंट, हाँ तो बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ है तो उसको एक काउंटर एविडेंस के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या होता है, क्या इसमें क्या करते हैं, बच्चों के जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को हम क्या करते हैं प्राइमेसी देते हैं, उनके अनुभवों को प्रमुखता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 20 इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर ईच अदर, इमोशन कॉग्निशन क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटरवूवन होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक दूसरे से इंटरवूवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट, लर्निंग करंस इनमें से कौन सा करेक्ट है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से देखना है, कंस्ट्रक्टिव, मतलब बच्चा जो है एक एक्टिव लर्नर है, वो एक्टिवली चीज़ों को सीख रहा होता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन और रिकॉल का, रिकॉल नेगेटिव वर्ड है तो ये तो नहीं होगा। लर्निंग रोट मेमोराइजेशन ये भी नहीं होगा। लर्निंग इज कंडीशनिंग बिहेवियर बाय रिपीटेटिव, रिपीट करने से होता है, नहीं भाई। लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है एक्टिव एंगेजमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, मतलब बच्चों को क्लियर एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, तो इसमें से कौन सा क्या है, ये एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज की, कन्फ्यूजन ले आती है, गैप लेके आती है, या फिर प्रोसीजनल नॉलेज पे फोकस करती है देन कॉन्सेप्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल के साथ साथ नॉन एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको अच्छे से समझ पाता है, उसके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट गेन, पनिशमेंट और गेन को अवॉइड करने के लिए जो हम चीज़ें देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है, बच्चों का जो बाह्य जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो कम हो जाती है या अंदर से बढ़ जाती है। देखो अंदर से तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि पनिशमेंट के डर से करेगा, बाहर से कम नहीं होएगी क्योंकि बाहर से तो प्रेशर आ रहा है। ठीक है, वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी, मास्टरी वाला वर्ड वैसे ही हमारी नेगेटिव है तो इस पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट 4th बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट कम हो जाएगा जब वो ये चीज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से कौन सी चीज़ें मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करेगी, पनिशमेंट ये तो कभी भी मीनिंगफुल को प्रमोट नहीं करेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन CCE जो कि दोनों चीज़ों पे ध्यान देती है हमारी, स्कॉलास्टिक एंड कोस्कॉलास्टिक, तो ये भी हमें प्रमोट करेगी। और कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव, एक तो कंपैरेटिव वर्ड्स भी हमारे लिए नेगेटिव में आ जाता है तो इवैल्यूएशन कंपैरेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, लेक्चर के थ्रू, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स के थ्रू, या फिर रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल के थ्रू, या बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। देखो अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव वर्ड है तो कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट हो जाएगी, बच्चों को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी, डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक जो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है वो बच्चों को प्रभावशाली प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने में कैसे जो है उनको इफ़ेक्टिवली एनकरेज कर सकती है। उन्हें मेटेरियलिस्टिक अवार्ड देके नहीं भाई, सिर्फ प्रोसीजनल नॉलेज के बेसिस पे नहीं, पेनलाइज करके उनके मतलब दंड, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंड देके नहीं, बच्चों को गेस लगा के और जो वो गेस लगा रहे हैं उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके अपनी चीज़ों को, अपनी जो ज्ञान को है उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके जो है हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर रैपिडली, तेज़ी से, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कहाँ पे होती है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में ही, लैंग्वेज जहाँ पे तेज़ी से होती है तो अर्ली चाइल्डहुड ढूंढना है, लेकिन साथ में बच्चा जो है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, जो बच्चे की शुरू के 2 साल जो होते हैं उसमें बच्चा तेज़ी से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, लाइफ लॉन्ग होती है, बिल्कुल होती है, मॉडिफिकेबल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्फ्लुएंस, यस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट होता है।
ठीक है, यूनिवर्सल होती है और इसकी कल्चर कभी भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। भाई नहीं, कल्चर तो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी डेवलपमेंट को, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग वाला ही पूछा था, नॉट पूछा था, ध्यान देना है। तो यही आंसर होगा, ये साइड छोड़ दो, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट 29 द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। बच्चे अलग अलग इंडिविजुअल में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो उसका क्या कारण है। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स, ठीक है, वो जो उसको पेरेंट्स के थ्रू जो जेनेटिक कोड मिलता है अलग अलग, जो सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं उसके थ्रू नहीं, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू नहीं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं, दोनों हेरिडिटी भी कुछ कुछ पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ एनवायरनमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसी की वजह से बच्चे के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अंदर अलग अलग वेरिएशंस होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट। देखो फैमिली हमारी पहली होती है तो ये वाला पॉइंट कट जाएगा, ये वाला, ये तो प्राइमरी हो गई। स्कूल, मीडिया या मीडिया नेबरहुड। देखो भाई फैमिली के साथ साथ नेबरहुड भी हमारे आसपास ही होता है, तो ये भी प्राइमरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है वो हमारा हो जाता है स्कूल एंड मीडिया, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का। आई होप आपको समझ आया होगा, सारे आंसर्स आपने चेक कर लिए होंगे, पहले से आपने किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो।